Hello learners, welcome to our channel. Guys, I hope you are doing well. So today we are going to start your class 11 Sociology chapter 1, that is Sociology and Society. जैसे कि आपको पता है 11 सोशियोलॉजी में आपकी दो बुक्स हैं। पहली बुक है इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी और दूसरी बुक है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। फर्स्ट बुक में हमारा फोकस रहेगा व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, सोशियोलॉजी में किस टर्म का क्या मतलब है, सोशियोलॉजी की बिगनिंग कहाँ से हुई, कैसे ये आपके बाकी डिसिप्लिन से रिलेटेड है। दूसरी बुक में हमारा फोकस रहेगा सोसाइटी को समझने के लिए, जहाँ पर हम फोकस करेंगे स्पेसिफिकली आपकी इंडियन सोसाइटी पर, जिसमें आप रूरल सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, अर्बन सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे और थिंकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर, दैट इज सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि आपका जो पहला चैप्टर है वो है सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, जब हम सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन पढ़ रहे हैं तो व्हाट इज सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी है क्या, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, सोसाइटी क्या है, सोशियोलॉजी क्या है। सोशियोलॉजी में क्या करते हैं, सोशियोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। ठीक है, अब हमने ये बता दिया सोशियोलॉजी में क्या कर रहे हैं, आप सोसाइटी को सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी कर रहे हैं। और सोसाइटी क्या है, सोसाइटी इज मेड अप ऑफ ह्यूमन बींग्स, बेसिकली सोशल बींग्स, ऐसे ह्यूमन, ऐसे आपके लिविंग बींग्स हु हैव इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, उन लोगों के ग्रुप से मिलकर बनती है आपकी सोसाइटी। और उसी सोसाइटी को जब हम सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करते हैं तो वो बन जाता है आपको सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर। अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो ये चैप्टर आपके कुछ क्वेश्चन से शुरू होता है, कुछ प्रॉब्लम से शुरू होता है कि जब आप अपने क्लास 11th में आए तो आपके पास क्या प्रॉब्लम थी कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। ठीक है, सब्जेक्ट आपको कौन सा चूज करना है, तो आपके डिसीजन के लिए क्या बेसिस होंगे कि आपको आगे जाकर क्या करना है। फिर कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस कि गुड सब्जेक्ट क्या है, जिसमें आपको जल्दी जॉब मिल जाएगी या फिर जिसमें आपको इंटरेस्ट है। तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। अगर आपका एक इस डायरेक्शन में है तो एक कुछ डायरेक्शन में है। कुछ आपको एडवाइसेस ऐसे मिलते हैं कि इफ यू डू वेल यू विल गेट द जॉब, अगर सब कुछ अच्छा करने से ही आपको जॉब मिल जाएगी तो व्हाई सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट। अब सब्जेक्ट का क्या रोल है, तो यही जो प्रॉब्लम्स हैं यही हमारे सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर है। सोशियोलॉजी में हमारा फोकस रहेगा कि जो आपके पर्सनल इश्यूज हैं, जो आपके पर्सनल ट्रबल्स हैं, जो एज एन इंडिविजुअल आपको लगता है आपकी परेशानी है, हाउ दे आर लिंक्ड विद पब्लिक इश्यूज, हाउ दे आर अ सोशल इशू। मतलब आपकी पर्सनल ट्रबल्स और पब्लिक इश्यूज, ठीक है, उनमें क्या डिफरेंस है, वो कैसे आपस में रिलेटेड है, कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, कैसे एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। तो शुरू करते हैं चैप्टर। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, सोशियोलॉजिकल लेंस से पढ़ना है कि सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू, सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है सोसाइटी क्या होती है। जो सोशियोलॉजी है आपका वो आपके दो वर्ड से मिलकर बना है, सोशियस प्लस लोगस, जिसका मतलब होता है द साइंस ऑफ सोसाइटी। Sociology studies human society as an interconnected whole and how society and the individual interact with each other. Sociology में हम क्या पढ़ते हैं, ये आपकी सोशियोलॉजी की डेफिनेशन हो गई। सोशियोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि कैसे आपकी सोसाइटी पूरी आपस में इंटरकनेक्ट है और कैसे इंडिविजुअल इस सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है। तो ये जो आपकी टर्म है, इट वाज कॉइन्ड बाय ऑगस्ट कॉम्टे। और ऑगस्ट कॉम्टे कौन थे, ही इज नोन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। इन्हें क्या कहा जाता है, सोशियोलॉजी के संस्थापक या जनक, जिन्होंने पहली बार सोशियोलॉजी को एज अ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन डिफाइन किया था, जिन्होंने सोशियोलॉजी को पहली बार एक अलग सब्जेक्ट की तरह डिफाइन किया था। इससे पहले उन्होंने सोशियोलॉजी को आपके सोशल फिजिक्स से भी कंपेयर किया था। ठीक है, क्योंकि वो साइंटिफिक बैकग्राउंड से थे और जब उन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि जो आपकी सोशियोलॉजी है इसमें हम सिस्टमैटिक साइंटिफिक तरीके से सोसाइटी को पढ़ते हैं, तो उन्होंने सोसाइटी को शुरू में सोशल फिजिक्स से कंपेयर किया था और बाद में उन्होंने सोशियोलॉजी को डिफाइन किया एज अ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है इसमें हमारी आइडेंटिटीज में क्या है, प्लुरलिटीज है। मतलब हमारी सोसाइटी कोई एक सिंगल सोसाइटी या एक सिंगल टाइप नहीं है। एज एन इंडिविजुअल आपका कोई एथनिक ग्रुप होगा, आपकी कोई लिंग्विस्टिक कम्युनिटी होगी, आपकी कोई ट्राइबल सोसाइटी या कास्ट का पार्ट होंगे आप, या आपका कोई रिलीजन होगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि आप किस सोसाइटी का पार्ट है।
विच सोसाइटी डू यू बिलोंग टू। तो इसका आंसर क्या है, मॉडर्न टाइम्स में, कंटेम्प्रेरी एरा में कोई भी इंडिविजुअल एक टाइम पर आपके एक से ज्यादा सोसाइटी का हिस्सा होता है। आप सिर्फ एक ही सोसाइटी का हिस्सा नहीं है, बल्कि आप मल्टीपल सोसाइटीज का हिस्सा है। In the contemporary world, we belong to more than one society. This diversity makes defining our society inherently difficult and requires systematic study. ऐसी डाइवर्सिटी की वजह से ये डिफाइन कर पाना कि सोसाइटी क्या है ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपकी एक लैंग्वेज के बेस पे कम्युनिटी है, वो सोसाइटी का पार्ट है, रिलीजन के बेस पे है तो वो एक सोसाइटी का पार्ट है, आपका एक एथनिक ग्रुप है तो वो भी सोसाइटी है। अब एक सोसाइटी क्या है यहाँ पर ये डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है डाइवर्सिटी की वजह से। आगे बढ़ते हैं, एक आपको कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। ये आपको कॉन्सेप्ट दिया है C.W. मिल्स या फिर C. राइट मिल्स ने। ये आपके सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं, बहुत ही फेमस सोशियोलॉजी में थिंकर हुए हैं, जिन्हें आप सोशियोलॉजी में हमेशा ही पढ़ते रहेंगे। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या करती है, दो चीजों के बीच में बैलेंस बना के रखती है। ग्रास्पिंग द रिलेशन बिटवीन द टू, personal troubles of the milieu, character of the individual, immediate relation and self-awareness, and between public issues of social structure, matters that transcend local environment, systematic shifts। मतलब कि जो आपके एज एन इंडिविजुअल जो पर्सनल ट्रबल्स हैं और जो पब्लिक इश्यूज है, सोशल स्ट्रक्चर, इन दोनों के बीच में जो बैलेंस बनता है, इन दोनों को जो कनेक्ट करता है, इन दोनों को जो जोड़ता है, वही आपका सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन है, एज गिवन और प्रिस्क्राइब्ड बाय C.W. Mills। When a society industrializes, a peasant become a worker, a feudal lord become a businessman. Neither the individual's life nor the society history can be understood without understanding both। तो इसमें उन्होंने क्या बताया है, जब सोसाइटी में कोई चेंज आता है, when a society industrializes, जब सोसाइटी आपकी इंडस्ट्रियलाइज हो जाती है तो जो लोग अभी तक पीजेंट्री का काम कर रहे थे वो आपके वर्कर बन गए। तो इस सोशल चेंज का डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पर आया, इस सोशल चेंज का डायरेक्ट इम्पैक्ट आ गया आपके इंडिविजुअल पर। उसी तरह से उन्होंने और एक एग्जांपल दिया है, जो आपके फ्यूडल लॉर्ड हैं वो बिजनेसमैन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए एक चीज हमें ध्यान रखनी है, जब भी हम सोसाइटी को स्टडी करते हैं तो आपके इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इसको स्टडी कर सकते हैं। सिर्फ एक के बारे में जानकर आप इस चीज को कंक्लूड नहीं कर पाएंगे कि सोसाइटी कैसी थी, सोशल स्ट्रक्चर कैसे था। हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी आपको पता होनी चाहिए और इंडिविजुअल हिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप जो है समझ सकते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है कि सोशियोलॉजी में सोसाइटी क्या है, किस तरह की सोसाइटी क्या बात करती है। अब कुछ और वे हैं सोसाइटी को जानने के। तो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं फिलोसफिकल एंड रिलीजियस थिंकिंग और कॉमन सेंस से सोशियोलॉजिकल नॉलेज को। तो जो आपके फिलोसफिकल और रिलीजियस थिंकिंग है या आपके थियोलॉजिकल व्यू है, उसमें फोकस होता है मॉरल एंड इमोरल एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर, मींस व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, इनका फोकस इस पे होता है। कॉमन सेंस में हर चीज के पीछे जो एक्सप्लेनेशन होते हैं वो आपके नेचुरलिस्टिक होते हैं, जहाँ पर इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं है, नेचर नहीं है सब कुछ के। लेकिन सोशियोलॉजी में हम क्या करते हैं, वी डिफाइन अनसस्पेक्टेड कनेक्शंस एंड मीनिंगफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर। यहाँ पर हम ऐसे कनेक्शंस बता रहे हैं और उनका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि मतलब कोई भी इवेंट अगर हुआ है तो व्हाट आर द कॉजेस बिहाइंड इट, वी ट्राइंग टू फाइंड द कॉज, और उसके बाद व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। तो हम सोसाइटी में हमेशा कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जहां आपका कॉमन सेंस में नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन होता है, फिलॉसफी में मॉरल और इमोरल बिहेवियर पे फोकस होता है, वहीं सोशियोलॉजी का जो फोकस होता है वो होता है मीनिंगफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर के लिए। अगर आप वैल्यूज की बात करें तो फिलॉसफी आपको बढ़ाती है हाउ सोसाइटी आउट टू बी, गुड सोसाइटी क्या है, किस तरह की होनी चाहिए। कॉमन सेंस जो होती है किसी के असम्पशंस पर लिमिटेड होती है, जिस एनवायरनमेंट में उसको सोशलाइजेशन हुआ है उसके बेस पे किसी की कॉमन सेंस डेवलप होती है। बट सोशियोलॉजी में हमारा फोकस होता है ये देखने के लिए हाउ नॉर्म्स एंड वैल्यूज फंक्शन इन एक्चुअल सोसाइटीज, कि मतलब एक्चुअली सोसाइटी में ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लोग इसको लाइक कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, ये आपका फोकस रहता है सोशियोलॉजी का। और आपकी फिलॉसफी का जो बेसिस है वो है रिफ्लेक्शंस एंड आइडियल्स। कॉमन सेंस में जो बेसिस है वो है पर्सनल एक्सपीरियंस, और ये पर्सनल एक्सपीरियंस जो होते हैं कभी भी इसके ओरिजिन को क्वेश्चन नहीं करते। यहाँ पर कभी भी ये नहीं पूछा जाता कि अगर ये कोई इवेंट हो रहा है या आप कोई बात कह रहे हैं तो ये क्यों हो रही है, क्या इसका रीजन है। और सोशियोलॉजी में हमारा फोकस होता है एम्पेरिकल स्टडी पे। व्हेन वी प्रूव समथिंग बाय डेटा, वी हैव एविडेंस, वी हैव डेटा।
सो इट इज बाउंडेड बाय साइंटिफिक प्रोसीजर्स एंड रूल्स ऑफ एविडेंस। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि फिलोसफी और सोशियोलॉजी में क्या डिफरेंस है, कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी में क्या डिफरेंस है। अब अगर आप आगे बढ़े तो आप देखेंगे सोशियोलॉजी की जो है बिगिनिंग कैसे होती है, फाउंडेशन क्या था, सोशियोलॉजी कब और कहाँ से शुरू होती है। तो इसमें आपको सबसे पहले देखना है जो आपके इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन थे सोशियोलॉजी के, एनलाइटनमेंट पीरियड। एनलाइटनमेंट पीरियड आपका कहाँ से आता है, फ्रांस से, जो आपकी फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी, ठीक है। उस पर आपको ध्यान रखना है, फ्रांस पे फोकस करना है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे फोकस करना है। फ्रांस में आया था आपका एनलाइटनमेंट पीरियड, ठीक है, सबसे पहले। और डार्विनिक ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जो आपके एक फेमस आपके साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने थ्योरी दी थी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के, डार्विन। तो जो आपका एनलाइटनमेंट पीरियड था, वहां से जो आपके इंडिविजुअल्स थे उनमें आ गई आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज, मतलब वो थिंक करने लगे, लॉजिकली सोचने लगे। तो थिंक लॉजिकली, यहाँ से लॉजिक की, थिंकिंग की, थॉटफुल प्रोसेस की शुरुआत होती है। जो आपकी फ्रांस सोसाइटी थी 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड थी, लेकिन अब लोग अवेयर हो गए कि उनके राइट्स उनसे छीने जा रहे हैं, उनके साथ अभी तक जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, वो उससे कुछ बेहतर डिजर्व करते हैं। तो वहां से शुरुआत होती है आपके एनलाइटनमेंट पीरियड की। और इसके साथ साथ क्या हो गया, आपके इंडिविजुअलिज्म यानी इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट बढ़ गए, साइंटिफिक नॉलेज का आपका यहाँ पर एडवांसमेंट हुआ, उसमें प्रोग्रेस हुई। जो आपकी पॉवर्टी थी उसे नेचुरल फिनोमेना की जगह सोशल प्रॉब्लम माना गया, विच अरोज ड्यू टू एक्सप्लॉइटेशन, विच अरोज ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। दूसरी बात, अगर आप डार्विन की थ्योरी करें, डार्विन जो कि आपके एक फेमस साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी कि कैसे ह्यूमन स्पीशीज में इवोल्यूशन होकर वो अपने फ्रेंड स्टेज पे पहुंचा है। उसी चीज को सोशियोलॉजी में सोसाइटी पर अप्लाई करके देखा गया, जहां पर सोसाइटी को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह देखा गया और उसके सिस्टम के कुछ पार्ट्स बता गए, लाइक फैमिली, स्कूल, स्ट्रेटिफिकेशन, जहां पर हर एक पार्ट का क्या होता है, गिवन फंक्शन है, हर एक पार्ट का अपना एक रोल है जो वो परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से एज अ टोटल सोसाइटी क्या करती है, ग्रो करती है और इवॉल्व करती है। मतलब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो आपकी साइंस की थ्योरी थी, इवोल्यूशन की थ्योरी थी, नेचुरल आपके ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की थ्योरी थी, उसको एज इट इज यहाँ पर आपकी सोसाइटी की स्टडीज में डायरेक्टली क्या कर दिया गया, उसको एज इट इज इम्प्लीमेंट कर दिया गया। जैसे साइंस में इंप्रूवमेंट और इवोल्यूशन होता है, उसी तरह सोसाइटी में होता है। अब अगर हम आगे बात करें, अब हमने एनलाइटनमेंट तो देख लिया कि मटेरियल चेंजेस क्या आ रहे थे। तो मटेरियल चेंजेस में सबसे पहला था आपका इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। आपने 10th क्लास तक भी अगर कहीं पर भी हिस्ट्री पढ़ी है, कहीं पर क्या आपने 10th क्लास तक एनसीईआरटी तो पढ़ी ही है, तो आपने कैपिटलिज्म जरूर पढ़ा होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले आया था आपका इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, जिसकी वजह से इंग्लैंड में जो चेंजेस आए उनका जो इम्पैक्ट था पूरे यूरोप पर पड़ा, पूरे यूरोप पर पड़ा। और क्योंकि इंग्लैंड की कॉलोनी इंडिया था तो इंडिया पे भी पड़ा, और यूरोप के बाद ये पूरे ग्लोबल लेवल पर इसका इम्पैक्ट पड़ा। तो सोसाइटी में आने वाला एक मेजर चेंज था, सबसे पहले मेजर चेंज था आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आना, एनलाइटनमेंट पीरियड का आना। दूसरा मेजर चेंज था इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। जब इंडस्ट्रियलिज्म आया तो उसी के साथ आपका कैपिटलिज्म आ गया। अब कैपिटलिज्म क्या होता है आपका, कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम। ये आपका एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है, ये क्या है आपका इकोनॉमिक सिस्टम, ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पर आपके कुछ लोग होते हैं कैपिटल्स। सोसाइटी आपकी 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड होती है, एक तो होते हैं कैपिटल्स और कैपिटलिस्ट, ठीक है, और दूसरे होते हैं आपके जो उनके लिए काम करते हैं, वर्कर्स। तो यहाँ पर जो आपके कैपिटलिस्ट होते हैं वो आपके सारे रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन के ओनर होते हैं। और ये क्या है, जो आपके वर्कर्स हैं, इन लोगों को इसके बदले में क्या मिलते हैं, वेजेस मिलते हैं। ये कुछ भी ओन नहीं करते, ये सिर्फ काम करते हैं, इसके बदले में उन्हें वेजेस मिलते हैं। अब यहाँ पर जो आपकी रियलिटी थी सोसाइटी की वो चेंज हो रही थी, कैपिटलिज्म आ गया था। जो लोग काम कर रहे थे वो प्रॉफिट पर्पज से कर रहे थे, गुड सर्विस और लेबर को कमोडिटीज की तरह ट्रीट किया गया। मतलब कि जो आपके यहाँ पे लेबर की वैल्यू थी वो क्या हो गई, डिग्रेड हो गई। अब लेबर की वैल्यू वो नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। अब क्योंकि यहाँ पर सोसाइटी में चेंजेस आ रहे थे तो उसकी वजह से अर्बन एरिया का एक्सपेंशन हुआ, स्लम्स बढ़ने लगे, और ये स्लम्स ऐसे थे आपके ओवर क्राउडेड, वर्किंग क्लास के लोग यहाँ पर रहते थे, स्क्वेलर्स। द फैक्ट्री फ्लोर, मैकेनिकल डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पर होने लगा,
Branching of work from the productive context of village and family, perceived by thinker as economic regimentation akin to barracks and prisons. जैसे जेल में होता है ना कि आपको यही काम करना है, तो फैक्ट्री सिस्टम वॉज कंपेयर टू प्रिजन्स, कि वहां पर आपके फिक्स वर्क थे कि आपको क्या करना है। यहाँ पर आपका जो काम था, जो आपका डिवीजन ऑफ लेबर था, वो था मैकेनिकल। एमाइन दरखाइम ने आपके दो तरह के डिवीजन ऑफ लेबर की बात करी है, एक होता है आपका ऑर्गेनिक और एक दूसरा होता है मैकेनिकल। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो मैकेनिकल होता है वो होता है आपका मॉडर्न सोसाइटी में, एम से मैकेनिकल, एम से मॉडर्न, ऐसे आप याद रख सकते हैं, मॉडर्न सोसाइटीज में। ऑर्गेनिक होता है आपका प्रिमिटिव सोसाइटीज में। अगर हम बात करें रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ रियलिटी की, तो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा था, अब यहाँ पर सारी चीजों में चेंजेस आ रहे थे। अब यहाँ पर जो वर्क रिदम थी वो डे लाइट से तय ना होकर, सीजन से तय ना होकर, टाइम से, क्लॉक के हिसाब से सेट होने लगी थी। जो ब्रेक्स थे वो टास्क के हिसाब से डिक्टेट होते थे, क्लॉक्स के हिसाब से नहीं, पहले एक सोसाइटी में। लेकिन अब हर चीज पर आपकी सिर्फ जो क्लॉक थी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन चुकी थी। द क्लॉक इंजेक्ट्स अ न्यू मैकेनिकल अर्जेंसी इनटू ह्यूमन वर्क एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अब क्लॉक ने क्या किया, हर चीज के साथ एक अर्जेंसी ऐड कर दी कि अब क्लॉक डिटरमाइन करेगी कि आपको कितने घंटे काम करना है एक दिन, हाउ मेनी आवर्स एंड हाउ मेनी डेज इन अ वीक, ये सब कुछ। अब क्लॉक और कैलेंडर की आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी सोसाइटी में। तो अभी तक हमने देखा सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन क्या है, सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फिलोसफिकल और कॉमन सेंस में क्या डिफरेंस है, साथ ही साथ सोसाइटी में कौन से मेजर चेंजेस आए। तो फर्स्ट मेजर चेंज था आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन, या जिसकी वजह से आपका क्या हुआ, जिससे आपका इंटर रिलेटेड क्या था, आपका एनलाइटनमेंट पीरियड, जो कि आता है आपका 18-19 सेंचुरी में। ठीक है, दूसरा मेजर चेंज क्या था आपका, इंडस्ट्रियलाइजेशन का आना। इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, तो उसकी वजह से आपका जो कैपिटलिज्म का इकोनॉमिक सिस्टम था वो आ गया था। इसकी वजह से सोसाइटी में क्या चेंजेस आ रहे थे और लोग कैसे इन चेंजेस के हिसाब से अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते थे। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि कॉलोनियल रूल का इंडिया की सोशियोलॉजी और सोसाइटी पर क्या फर्क पड़ा, कैसे उसने इंडिया की सोशियोलॉजी को चेंज करके रखा। सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।